सभी को नमस्कार। मैं मनोज मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम पढ़ने जा रहे हैं बैंकिंग एवं बीमा से संबंधित जानकारियां। रीट भर्ती परीक्षा में अब की बार बैंकिंग और बीमा से संबंधित एक नया टॉपिक जोड़ा गया है। उसी से संबंधित कक्षा 7 और 8 की पाठ्य पुस्तकों में जो जानकारी दी गई है, उन्हीं जानकारियों को हमने इस वीडियो में संकलित किया है। पुस्तकों के आधार पर कुछ व्याख्या करने से यह ये जो जानकारियां हैं आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी और रीट भर्ती परीक्षा में बैंकिंग बीमा से संबंधित प्रश्न आप आसानी से हल कर सकेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं भारतीय रिजर्व बैंक को। भारतीय रिजर्व बैंक क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, इसके क्या क्या कार्य होते हैं। तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार का एक केंद्रीय बैंक है, या भारत का मान लीजिए भारत देश का एक केंद्रीय बैंक है। 1934 ईस्वी में एक भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम बनाया गया था। उसी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में की गई थी। स्थापना वर्ष 1935 है और अधिनियम 1934 का माना जाता है। अब इस बैंक के क्या क्या कार्य हैं, उन्हीं को हम पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यह भारत का केंद्रीय बैंक माना जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो इसका भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के नाम से प्राप्त होता है। इस 1934 के अधिनियम के तहत इसकी स्थापना 1935 ईस्वी में की गई थी। तो ध्यान रखें, स्थापना वर्ष पूछा जाता है तो 1935 सही उत्तर होगा। अधिनियम पूछा जाता है तो 1934 सही उत्तर होगा। अब इस भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य क्या क्या हैं? तो इसका प्रमुख कार्य तो है देश की बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली को विनियमित करना और उसकी निगरानी करना, कि हमारे देश की बैंकिंग प्रणाली कैसी हो, वित्तीय प्रणाली कैसी हो, इसके ऊपर विनियमित यानी नियम बनाने का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक का होता है और उसकी निगरानी भी इसी के द्वारा रखी जाती है। इनके अलावा और क्या क्या कार्य हो सकते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के? तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्य निम्नलिखित माने जाते हैं। सबसे पहला तो ये मौद्रिक प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है। भारतीय रिजर्व बैंक है वो भारत के एक मुद्रा के रूप में विशेष प्राधिकारी, मुद्रा का लेन देन करने वाला एक अधिकारी माना जा सकता है। तो ये मौद्रिक प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है। दूसरा, मुद्रा अर्थात जिसको अंग्रेजी में हम करेंसी कह सकते हैं, इसके द्वारा करेंसी भी जारी की जाती है। तो मुद्रा या करेंसी नोट आदि जारी करना इसका एक कार्य है। फिर सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना, सरकार का एक तरह से बैंक है, बैंक संबंधी कार्य इसके द्वारा किए जाते हैं। तो ये सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है और उस सरकार के लिए ऋण प्रबंधक के रूप में भी कार्य करता है। ऋण की व्यवस्था भी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा की जाती है। सरकार के बैंकर के अलावा बैंकों के लिए भी बैंकर के रूप में ये कार्य करता है। अन्य जितने भी बैंक हैं उन सभी बैंकों के भी बैंकर के रूप में, यानी उनको जो मुख्य लेन देन करना पड़ता है, जैसे हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, कैनरा बैंक हो, कोई भी बैंक हो सकता है, वो अपने लेन देन है वो भारतीय रिजर्व बैंक के साथ करते हैं। तो रिजर्व बैंक भारत सरकार का बैंकर भी है, तो अन्य बैंकों के लिए भी बैंकर का कार्य करता है। इसके अलावा वित्तीय संस्थाओं का विनियमन करना, पर्यवेक्षण करना भी इसका कार्य है। विनियमन यानी नियम बनाना, वित्तीय संस्थाओं के लिए नियम बनाता है, उनका पर्यवेक्षण करता है। विदेशी मुद्रा का प्रबंधन भी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। विदेशी मुद्रा कहाँ से आएगी, कहाँ जाएगी, इसका प्रबंधन भी इसके द्वारा होगा। भुगतान और निपटान प्रणालियों का विनियमन और पर्यवेक्षण करने का कार्य भी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा वित्तीय स्थायित्व कायम रखने की जिम्मेदारी भी इस बैंक की होती है।
कि सरकार की स्थिति कहीं डावाडोल न हो जाए, वित्तीय स्थायित्व हमेशा बना रहे, वित्त की व्यवस्था हो, इसका दायित्व भी भारतीय रिजर्व बैंक का होता है। ये प्रमुख कार्य हमारे भारतीय रिजर्व बैंक के माने जाते हैं। अब देखिए, जो नोट जारी होते हैं वो किस प्रकार से रिजर्व बैंक या सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं। जितने भी नोट या सिक्के जो प्रचलन में हैं, उनमें से सभी प्रकार के सिक्के, चाहे वो 1 रुपए का हो, 2 रुपए का हो, 5 रुपए के हो, 10 रुपए के हो, जितने भी सिक्के हैं वो सभी सिक्के भारत सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं। सभी प्रकार के सिक्के कौन जारी करता है? भारत सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं। और जो कागज के नोट होते हैं उनमें से केवल 1 रुपए का नोट ऐसा नोट है जो भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। 1 रुपए के अलावा अन्य सभी नोट भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है, जबकि 1 रुपए का नोट है और सभी प्रकार के सिक्के भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। फिर इन सिक्कों का और 1 रुपए के नोट का वितरण करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो भारतीय रिजर्व बैंक इनके वितरण में, यानी सिक्कों के वितरण में और 1 रुपए के नोट के वितरण में मदद करता है। ये जारी करते हैं, भारत सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं, रिजर्व बैंक इनके वितरण में मदद करता है। 1 रुपए के अलावा अन्य सभी प्रकार के नोट हैं वो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ही जारी किए जाते हैं और उसी के द्वारा वितरित किए जाते हैं। फिर 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होंगे? तो इसका उत्तर है 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव भारत सरकार का जो भी वित्त सचिव होता है उस वित्त सचिव के द्वारा 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। 1 रुपए के नोट के अलावा अन्य नोटों पर हस्ताक्षर कौन करता है? तो अन्य सभी प्रकार के नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक जो आरबीआई है उस आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होंगे। 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव भारत सरकार के हस्ताक्षर होंगे, अन्य सभी नोटों पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होंगे। फिर भारतीय नोटों पर कुल कितनी भाषाएं लिखी होती हैं? तो देखिए, भारतीय नोटों पर कुल 17 भाषाएं लिखी रहती हैं। कोई भी नोट हो, चाहे वो 10 का हो, 20 का हो, 50 का हो, 100, 200, 500 या 2000, कोई भी नोट हो, उस पर हिंदी और अंग्रेजी ये दो तो मुख्य भाषाएं हैं। हिंदी और अंग्रेजी के साथ साथ अन्य 15 भाषाएं और होती हैं। वो कौन कौन सी हैं? असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये 15 अन्य भाषाएं हैं, इनको भी लिखा जाता है। यानी इन सभी भाषाओं में उस नोट की कीमत लिखी होती है। इनमें से कौन सी भाषा कहाँ पर होती है? तो इनमें से हिंदी और अंग्रेजी ये दो भाषाएं तो नोट के अगले हिस्से पर, यानी मुख्य साइड का जो हिस्सा है उधर होती है और बैक साइड में अन्य 15 भाषाएं लिखी रहती हैं। फिर है, नोटों पर एक वाक्य और लिखा रहता है। नोटों पर एक वाक्य है कि मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। यह वाक्य क्यों लिखा जाता है? यह वचन वाक्य होता है जो बैंक की अदा करने की बाध्यता को दर्शाता है। बैंक इस राशि को अदा करने के लिए बाध्य माना जाता है, इसलिए ये एक वचन वाक्य है जो बैंक उस नोट की राशि जो भी है उसे अदा करने के लिए बाध्य होता है। तो ये तो भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित मुख्य जानकारियां हुई। अब हम चलते हैं कि बैंक में जो खाते खुलाए जाते हैं वो खाते कितने प्रकार के होते हैं और उनमें क्या चीजें देय होते हैं। तो देखिए, बैंकों में जितने भी खाते होते हैं उनको सामान्यतः 4 श्रेणियों में बांटा गया है। बैंक में 4 प्रकार के खाते खोले जा सकते हैं। पहला खाता है चालू खाता, अंग्रेजी में जिसको हम करंट अकाउंट बोलते हैं, करंट अकाउंट या चालू खाता। देखिए, ज्यादातर चालू खाते हैं ये कोई व्यक्ति विशेष नहीं खोलता, कोई भी व्यापारिक संस्थान होती है, फैक्ट्री होती है, कंपनी होती है या कोई ट्रस्ट होता है, कोई फर्म होती है, वो अपने लेन देन के लिए चालू खाता खोलते हैं। चालू खाते पर जो राशि जमा होती है चालू खाते में, उस पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता। प्रतिदिन अनेक संख्या में हम लेन देन अवश्य कर सकते हैं। तो देखिए, चालू खाता क्या है? यह खाता किसी प्रकार
किसी व्यापार जैसे कोई स्वामित्व साझेदारी फर्म यानी हम मिलजुल कर काम कर रहे हैं, कोई सरकारी एवं निजी क्षेत्र की कंपनी चलाने के लिए, न्यास या ट्रस्ट के लिए, या व्यक्तियों के संघ के लिए, व्यक्तियों का कोई संघ है उसके लिए करंट अकाउंट चालू खाता खोला जाता है, जिनके प्रतिदिन बड़ी संख्या में लेन देन और भुगतान होते हैं। एक कंपनी हो गई, कोई फर्म होती है, तो एक ही दिन उसे अनेक व्यक्तियों को, अनेक संस्थाओं को लेन देन करना पड़ता है। इसके लिए हमें चालू खाता खोलने की आवश्यकता पड़ती है। इस खाते में जो जमा राशि है उस पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता है। चालू खाते पर हमें कोई ब्याज की प्राप्ति नहीं होती है, चाहे खाते में कितनी ही राशि क्यों ना जमा हो। दूसरा होता है बचत बैंक खाता, एसबी, जिसको हम सेविंग अकाउंट अंग्रेजी में कह सकते हैं। बचत बैंक खाता ये किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा खोला जा सकता है या 2-3 व्यक्ति संयुक्त रूप में भी इस खाते को खोल सकते हैं। हमारी जो भी बचत होती है उस बचत को हम इस खाते में जमा कर सकते हैं और बैंक के द्वारा जमा राशि पर ब्याज भी दिया जाता है, लेकिन वह ब्याज सीमित मात्रा में होता है। तो देखिए ये क्या है, लोगों को बचत करने हेतु और अपनी धनराशियों को जमा करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए उद्देश्य से बचत खाते खोले जाते हैं। लोगों को बचत करने के लिए प्रोत्साहित करना इनका मुख्य उद्देश्य होता है। यह सबसे लोकप्रिय खाता भी है। ज़्यादातर व्यक्तियों के बैंक में यही खाते होते हैं, बचत बैंक खाते ही खोले जाते हैं। इन खातों पर ब्याज भी दिया जाता है। इन खातों के ऊपर जो राशि जमा होती है उस जमा राशि पर हमें ब्याज भी प्राप्त होता है। और ये खाते एकल रूप में यानी व्यक्ति विशेष अकेला भी खोल सकता है या संयुक्त रूप से 2-3 व्यक्ति मिलकर के भी संयुक्त नामों से भी ये खाता खोला जा सकता है। तीसरा आता है आवर्ती जमा खाता, अंग्रेजी में इसको रेकरिंग डिपॉजिट या संक्षिप्त रूप में हम आरडी बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम महीने के 50,000, 20,000, 30,000 रुपये कमाते हैं और उसमें एक निश्चित रूप से बचत करना चाहते हैं कि हर महीने में 1,000 रुपये बचाऊंगा या 5,000 रुपये बचाऊंगा, तो ऐसे लोगों के लिए आवर्ती जमा खाता खोला जाता है। वो प्रति माह इसमें निश्चित राशि 5,000 हो चाहे 1,000 हो वो जमा कराता रहता है और एक निश्चित अवधि पर उसके पास राशि इकट्ठा हो जाती है। तो देखिए ये खाते उन लोगों के द्वारा खोले जाते हैं जो किसी निश्चित अवधि तक नियमित रूप से बचत करना और बचत बैंक खाते से अधिक ब्याज अर्जित करना चाहते हैं कि मैं हर महीने इतनी राशि इतने समय तक बचाता रहूंगा जिससे भविष्य की जरूरत मेरी पूरी हो सके। इसके लिए आरडी खाता खोला जाता है। इस खाते पर जो बचत बैंक खाता उससे थोड़ा ब्याज भी ज़्यादा मिलता है। तो जो लोग नियमित बचत करना चाहते हैं और बचत बैंक खाते से अधिक ब्याज लेना चाहते हैं उनके लिए ये आरडी आवर्ती जमा खाता खोला जाता है। इस खाते में किसी निश्चित अवधि के लिए हर महीने कोई नियत राशि स्वीकार की जाती है। हर महीने जैसे 1,000 रुपये निश्चित हो गया तो हर महीने इस खाते में 1,000 रुपये जमा अवश्य करने होंगे। 5,000 का हमने आरडी खोला है तो 5,000 रुपये हर महीने जमा करवाने ही होंगे और उक्त अवधि के अंत में कुल राशि जो भी हो जाती है वो कुल राशि ब्याज सहित वापस लौटा दी जाती है। 5 वर्ष के लिए हमने आरडी खाता खोला तो 5 वर्ष पूरे होने पर जो हमारी जमा राशि है वह और उस पर ब्याज राशि दोनों हमें दे दी जाती हैं। तो हर माह छोटी बचत करने वालों के लिए यह खाता अत्यधिक उपयोगी है। हम बीच में से इस खाते में राशि निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। तो देखिए इस खाते में आहरण यानी पैसा निकालने की कोई अनुमति नहीं होती है। अगर 5 वर्ष की आरडी खोली गई है तो 5 वर्ष के बाद में ही वो राशि हमें प्राप्त हो सकती है। बीच में हम राशि निकालना चाहें तो उसकी अनुमति नहीं होती। लेकिन एक शर्त है कि बैंक पूर्णतावधि से पूर्व खाता बंद करने की अनुमति दे सकता है। मान लीजिए हमने 5 वर्ष के लिए आरडी खाता खोला था लेकिन 3 वर्ष बाद ही हमें कोई विशेष जरूरत पड़ गई तो हम उस खाते को बंद कर सकते हैं और बंद करके अपनी जमा राशि जो हो चुकी है उसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस स्थिति में हमें ब्याज बहुत ही कम प्राप्त होता है। किसी माह में
धनराशि जमा नहीं होने पर क्या होगा, तो उस स्थिति में कुछ अर्थदंड देना पड़ता है, पेनल्टी लगती है। 1,000 रुपये मान लीजिए 31 तारीख को जमा करवाने हैं और किसी माह हम नहीं करवा पाए, तो फिर उसके ऊपर पेनल्टी लग करके वो राशि जमा होती है, इसलिए अर्थदंड भी देना पड़ता है। ये खाते 6 माह से लेकर के 120 माह तक की पूर्णतावधि के लिए खोले जा सकते हैं। न्यूनतम 6 माह के लिए, अधिकतम 120 माह के लिए इन खातों को खोला जा सकता है। ये खाते एकल रूप में भी खोले जा सकते हैं अथवा संयुक्त नामों से भी खोले जा सकते हैं। बचत बैंक खातों की तरह है, इनको भी हम एकल खाते के रूप में भी खोल सकते हैं, तो संयुक्त बचत खाते या संयुक्त आरडी के रूप में भी खोल सकते हैं। चौथा होता है नियतावधि जमा खाते, अंग्रेजी में जिसको फिक्स्ड डिपॉजिट कहा जाता है, संक्षिप्त में बोले तो एफडी हम कह सकते हैं। मान लीजिए किसी वर्ष हमारे पास में राशि बचत हो गई है, जैसे 50,000 रुपये बचत है, तो वो 50 रुपये की एफडी हम बैंक में करवा देते हैं। निश्चित समय की वो एफडी होती है, बैंक में जमा रहती है और वह अवधि समाप्त होने के बाद उस राशि पर कुछ ब्याज जोड़ते हुए राशि हमें पुनः प्राप्त हो जाती है। तो ये फिक्स्ड डिपॉजिट है, हम एक निश्चित समय के लिए इसको बैंक में जमा करा सकते हैं। तो देखिए क्या होगी ये खाते कोई एक निश्चित राशि जमा करके किसी एक नियत अवधि के लिए खोले जाते हैं। यह नियत अवधि कितनी होती है, तो यह नियतावधि 7 दिन से शुरू होती है तो और 10 वर्ष तक हो सकती है। न्यूनतम 7 दिन की भी कई बैंकों में होती है, तो अधिकतम 10 वर्ष के लिए भी फिक्स्ड डिपॉजिट किया जा सकता है। इसमें भी पूर्णतावधि से पहले आहरण की अनुमति नहीं होती है। यदि 1 साल के लिए एफडी की है तो 1 साल बाद में ही हम अपनी राशि को प्राप्त करेंगे, बीच में हमें राशि प्राप्त नहीं होगी। लेकिन आवश्यकता पड़ जाए तो क्या करें, तो आवश्यकता पड़ने पर कुछ अर्थदंड देकर के, पेनल्टी देकर के खाता बंद किया जा सकता है। अवधि पूर्ण हो जाने पर जमा राशि का ब्याज सहित एक मुश्त भुगतान किया जाता है। यदि हम निश्चित अवधि पूर्ण कर लेंगे तो राशि जमा है उस पर ब्याज मिलेगा और एक साथ वो राशि हमें प्राप्त हो जाएगी। कुछ बैंक इन खातों पर प्रत्येक महीने या तिमाही के अंत में ब्याज देने की सुविधा भी प्रदान करते हैं। कुछ बैंकों ने इसको ज़्यादा महत्व देने के लिए या लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए नियम बना दिया कि आप जो भी एफडी करवाएंगे उसमें जो ब्याज की राशि है वो हर महीने आप प्राप्त कर सकते हैं या 3-3 महीने से प्राप्त कर सकते हैं। ये सुविधा दी गई है तो उससे लोगों की रुचि बढ़ेगी और वो बैंक में अपनी राशि जमा करके हर महीने ब्याज की राशि को प्राप्त कर सकते हैं। ये 4 प्रकार के खाते बैंक में खोले जाते हैं। अब है बैंक में खाता खोलने की प्रक्रिया क्या है। यदि आप बैंक में जाकर के खाता खुलवाना चाहते हैं तो क्या क्या दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी, कौन कौन सी चीजें हम वहां ले जा सकते हैं। तो देखिए लगभग सभी बैंकों में खाता खोलने के लिए प्रयुक्त जो क्रियाविधि है और आवेदन पत्र है वो लगभग एक जैसा ही होता है, एक समान ही होते हैं। खाता खोलने के लिए हमें कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। सबसे पहला दस्तावेज है पते का प्रमाण देना होगा कि हम कहाँ पर रह रहे हैं, उसके पते का प्रमाण हमें बैंक को प्रस्तुत करना होता है। और पते का प्रमाण देने के लिए क्या क्या दस्तावेज काम में लिए जा सकते हैं। टेलीफोन का बिल हम काम में ले सकते हैं, जो लैंडलाइन के बिल होते हैं ज़्यादातर वो अपन काम में ले सकते हैं। घर की बिजली का बिल भी काम में ले सकते हैं, राशन कार्ड ले सकते हैं, आई जो वोटर पहचान पत्र है अपना वोटर आई कार्ड वो काम में ले सकते हैं, पासपोर्ट काम में लिया जा सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसको भी हम काम में ले सकते हैं। आधार कार्ड आजकल सबके पास में होता है, ये आधार कार्ड भी पते के प्रमाण के रूप में दिया जा सकता है। कुछ बैंक इनमें से एक प्रमाण मांगते हैं तो कुछ 2 प्रमाण भी मांग सकते हैं। तो इनमें से कोई भी 1 या 2 दस्तावेज हमें बैंक में प्रस्तुत करने पड़ते हैं। क्या पैन कार्ड को भी पते के प्रमाण के रूप में काम में लिया जा सकता है, तो उत्तर है नहीं। क्यों नहीं लिया जा सकता, तो देखिए पैन कार्ड पर पता नहीं लिखा रहता है, अतः
पैन कार्ड को पते के दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। यदि आपके पास पैन कार्ड हो तो आप देख सकते हैं पैन कार्ड पर हमारा फोटो, नाम, जन्म तिथि आदि लिखा रहता है, लेकिन पता नहीं होता, और पता नहीं होने के कारण इसे हम पते के दस्तावेज के रूप में, प्रमाण के रूप में काम में नहीं ले सकते हैं। इनकम टैक्स संबंधी गतिविधियों के लिए पैन कार्ड मांगा जाता है, लेकिन पते के प्रमाण के रूप में इसे प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। फिर फोटोग्राफ कितने चाहिए? लगभग 2 फोटोग्राफ, अपने 2 फोटोज हैं वो बैंक खाता खुलवाते समय देने पड़ते हैं। न्यूनतम शेष धनराशि क्या होगी? खाता खोलने के लिए न्यूनतम धनराशि भी निश्चित होती है बैंकों के द्वारा। जैसे 1000 रुपये जमा करवा करके न्यूनतम 1000 जमा होंगे तो ही खाता खोला जा सकता है। ज़्यादातर बैंकों में ऐसा ही नियम है, लेकिन कुछ बैंक हैं वो छूट भी दे सकते हैं और शून्य शेष राशि के ऊपर भी खाता खोल सकते हैं। तो देखिए क्या है, न्यूनतम शेष धनराशि कितनी होनी चाहिए? खाता खोलने के लिए न्यूनतम शेष राशि अलग अलग बैंकों में अलग अलग निर्धारित है। कुछ बैंक कितनी है, किसी 500, किसी की 1000, किसी की 5000। कुछ बैंक ऐसे भी हैं जो कुछ श्रेणियों को शून्य शेष राशि से भी खाता खोलने की अनुमति देते हैं। जैसे विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्राप्त करनी होती है तो कुछ बैंक विद्यार्थियों को शून्य जमा पर, शून्य शेष राशि पर खाता खोलने की अनुमति भी दे देते हैं। इसके अलावा नमूने के हस्ताक्षर लिए जाते हैं कि बैंक के पास एक कार्ड होता है, उस कार्ड पर खाता धारक के 2 नमूना हस्ताक्षर लिए जाते हैं। खाता धारक को 2 जगह उस कार्ड पर साइन करने पड़ते हैं। बैंक वाले क्या करते हैं, वो जो अपने हस्ताक्षर होते हैं उन हस्ताक्षरों को स्कैनर के द्वारा स्कैन कर लिया जाता है और कंप्यूटर में उसको सुरक्षित कर लेते हैं, सहेज कर रख लेते हैं। जब भी कभी कोई डाउट होता है तो बैंक कंप्यूटर में सुरक्षित हस्ताक्षरों से मिलान करके फिर लेन देन की अनुमति प्रदान करते हैं। तो ये 4 चीजें हैं, पते का प्रमाण देना होगा, 2 फोटोग्राफ देने होंगे, न्यूनतम शेष राशि यानी 1000 रुपये आदि कम से कम हमें जमा करवाने होंगे तब खाता खुलेगा। तो कुछ नमूने के हस्ताक्षर भी हमें 2 जगह, एक कार्ड पर 2 नमूने हस्ताक्षर बैंक को देने होंगे, तब जाकर के हमारा खाता खुलेगा। क्या 18 वर्ष से कम आयु के जो बालक बालिकाएं हैं जिनको हम अवयस्क मानते हैं, तो बच्चों या अवयस्कों के लिए भी बैंक में खाते खोले जा सकते हैं? तो इसका उत्तर भी है हाँ। बैंक है वो बच्चों या अवयस्कों को भी खाते खोलने की अनुमति प्रदान करते हैं। इसमें 2 तरह के नियम हैं। यदि बालक 10 वर्ष से कम का है, 10 या 10 वर्ष से कम का है, तो माता पिता के साथ संयुक्त रूप से ही उसका खाता खोला जा सकता है। 10 वर्ष से छोटे बालक बालिकाओं के लिए स्वतंत्र खाता खोलने की अनुमति नहीं है। लेकिन यदि बच्चा अवयस्क है, वो 10 से लेकर के 18 वर्ष तक का है, तो उसका स्वतंत्र रूप से भी खाता खोला जा सकता है। देखिए क्या है, कोई भी संरक्षक या माता पिता किसी अवयस्क का मतलब 18 वर्ष से कम के लिए खाता खोल सकता है। यह खाता स्वतंत्र भी हो सकता है अथवा संयुक्त भी, माता पिता के साथ संयुक्त रूप से दोनों रूपों में रखा जा सकता है। कैसे कि केवल 10 वर्ष से अधिक आयु का जो अवयस्क होगा 10 से 18 का, वो ही स्वतंत्र रूप से खाता खोल सकता है। 10 वर्ष से छोटा है तो माता पिता के साथ संयुक्त खाता ही खोलना पड़ेगा। 10 वर्ष से कम आयु होने पर माता पिता या संरक्षक अभिभावक के साथ संयुक्त खाता ही खोला जा सकता है। जिस बैंक में अवयस्क का खाता खोलना चाहते हैं उस बैंक में उसके माता पिता संरक्षक का खाता होना भी आवश्यक है। 18 वर्ष से छोटे बालक बालिकाओं का जिस भी बैंक में हम खाता खुलवाना चाहते हैं तो उस बैंक में माता पिता या संरक्षक का खाता होना आवश्यक है। संरक्षक माता पिता नियमित रूप से बैंक विवरण प्राप्त करने का विकल्प भी चुन सकते हैं कि उसका बच्चा है वो क्या लेन देन कर रहा है, उसका विवरण भी माता पिता प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपना विकल्प चयन करना होगा और बैंक को प्रस्तुत करना होगा। इन खातों में भी न्यूनतम शेष राशि बैंकों के नियमों के अनुसार अलग अलग होती है। कितनी राशि से खाता खोला जाएगा, ये हर बैंक के अपने अलग नियम होते हैं। जो बैंक अवयस्कों के लिए खाता खोलने की सुविधा प्रदान करते हैं वे बचत बैंक की सभी मूलभूत सुविधाएं भी देते हैं। बचत बैंक खाते में जो सुविधाएं प्राप्त होती हैं वे सभी सुविधाएं इन अवयस्कों के खाते पर भी प्राप्त होती है। फिर है
कुछ बैंक संरक्षक या माता पिता के जीवन के लिए अतिरिक्त जीवन बीमा कवच भी प्रदान करते हैं। बैंकों के द्वारा खातों पर कुछ LIC या इंश्योरेंस दिया जाता है। तो संयुक्त ये जो बच्चों के खाते होते हैं, इन पर माता पिता को भी इंश्योरेंस में शामिल कर लेते हैं। इनके द्वारा संरक्षक या माता पिता की मृत्यु हो जाने पर एक निश्चित न्यूनतम राशि है वो बच्चे को दी जाने का आश्वासन दिया जाता है। सभी बैंक ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन कुछ बैंकों के द्वारा ऐसा इंश्योरेंस दिया जाता है। जब अवयस्क वयस्क हो जाता है, निश्चित रूप से 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, तो क्या होगा? तो जब अवयस्क खाता धारक वयस्क हो जाता है तो उक्त खाते को नियमित खाता मान लिया जाएगा और बैंक वयस्क का फोटो और नमूना हस्ताक्षर पुनः प्राप्त करेगा और उस खाते को नियमित खाते के रूप में संचालित करने की अनुमति प्रदान कर देगा। बच्चों का खाता खुलवाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? तो बच्चों के बैंक खातों के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या हैं? एक तो जो अवयस्क है उसकी आयु का प्रमाण पत्र देना होगा। स्कूल की मार्कशीट हो सकती है, जन्म प्रमाण पत्र इसके लिए काम में लिया जा सकता है कि वो बालक कितने वर्ष का है। पते का प्रमाण पत्र भी देना होगा। पते के प्रमाण के लिए संरक्षक या माता पिता के पते को प्रमाण रूप में दिया जा सकता है। अवयस्क की पहचान का प्रमाण भी माता पिता के द्वारा प्रस्तुत करना होगा। उसका कोई एक निश्चित पहचान का प्रमाण पत्र भी देना होगा और साथ ही उस अवयस्क बालक बालिका का फोटो भी बैंक को देना होगा। तब जाकर के बैंक में उसका खाता खोला जा सकता है। अब बैंक कितने प्रकार के होते हैं? ये तो खातों की बात हुई, खाते खोलने की प्रक्रिया हुई। बैंक कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, बैंक मोटे तौर पर 2 प्रकार के माने जाते हैं। भारत में जितने भी बैंक हैं उनको हम मोटे तौर पर 2 भागों में बांटते हैं। एक तो अनुसूचित बैंक के नाम से और दूसरा गैर अनुसूचित बैंक के नाम से। बैंक मूलतः 2 प्रकार के होते हैं, अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक। इन दोनों में अंतर क्या है? देखिए, अभी जो बताया था कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 बना था पहले। तो जो बैंक भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल कर लिए गए हैं वे तो अनुसूचित बैंक कहलाते हैं और जो द्वितीय सूची में शामिल नहीं है वे सभी बैंक गैर अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। तो ही बैंक है जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के एक द्वितीय अनुसूची बनाई गई थी, उस सूची में जिनका नाम शामिल है वे अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। उस सूची में जिनका नाम नहीं है वे गैर अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। ये 2 प्रमुख भेद हो गए। ये तो एक मुख्य भेद है था। फिर कार्य के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, अधिवास इत्यादि के आधार पर भी बैंकों को 2 भागों में या निम्नलिखित श्रेणियों में और वर्गीकृत किया जा सकता है। 2 मुख्य भेदों के अलावा अलग अलग प्रकार के भेद कौन से माने जाते हैं? एक तो है वाणिज्य बैंक या कॉमर्शियल बैंक। वाणिज्य बैंक, कॉमर्शियल बैंक, जैसे ICICI ऐसे हैं, ये बैंक सभी कॉमर्शियल हैं। तो वाणिज्य बैंक अनुसूचित भी है तो गैर अनुसूचित भी है, दोनों श्रेणियों के होते हैं। ये सभी प्रकार के बैंकिंग कार्य करते हैं, जैसे व्यापार, वाणिज्य का वित्त पोषण का कार्य भी करते हैं। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक, सहयोगी बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के रूप में अलग अलग नामों से पुकारा जा सकता है। ये सभी कॉमर्शियल बैंक होते हैं। फिर है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ग्रामीण क्षेत्र में ये बैंक खोले गए हैं। इनका उद्देश्य क्या था? इनकी स्थापना विशेष रूप से लघु एवं सीमांत कृषकों, कृषि श्रमिकों, शिल्पकारों, मूर्ति आदि बनाने वालों के लिए और लघु उद्यमियों को ऋण एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास करने में मदद करने के लिए की गई थी। जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, किसानों को फायदा हो सके, मजदूरों को फायदा हो सके, मूर्तिकारों, शिल्पकारों को फायदा हो सके अथवा जो छोटे छोटे उद्यमी हैं उनको फायदा हो सके, इसके लिए उनको ऋण देने के लिए या अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी। फिर है सहकारी बैंक।
सहकारी सहयोग पूर्वक चलने वाले बैंक, सहकारी बैंकों को भी उनके परिचालन क्षेत्र के आधार पर हम पुनः दो भागों में बांट सकते हैं, एक ग्रामीण सहकारी बैंक और एक शहरी सहकारी बैंक। गांव में खोले जाने वाले ग्रामीण सहकारी बैंक हो जाएंगे, तो शहरों में खोले जाने वाले शहरी सहकारी बैंक हो जाते हैं। क्या होते हैं? खाद, बीज या अन्य कृषि सामग्री खरीदने के लिए, अल्पावधि ऋण के लिए, भूमि खरीदने के लिए, भूमि स्थायी सुधार करने के लिए, कृषि की कोई मशीनरी या उपकरण खरीदने के लिए, अथवा दीर्घ अवधि ऋण उपलब्ध करवाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण सहकारी बैंकों की स्थापना की गई है। तो शहरों में क्या है, शहरी ग्रामीण बैंक है, वो क्या करते हैं, ये शहरी क्षेत्र या अर्ध शहरी क्षेत्र जो भी होते हैं, उनमें समाज के मध्यम आय वर्ग के जो लोग हैं या निम्न आय वर्ग के जो लोग हैं, उनको विभिन्न प्रकार की बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए, ऋण आदि उपलब्ध करवाने के लिए शहरी सहकारी बैंकों की स्थापना की गई है। अब बैंकों से संबंधित कुछ शब्दावली भी अपने पास में आ रही है। बैंक में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, उनके नाम कैसे कैसे प्राप्त होते हैं। सबसे पहले जमा राशि। किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा बैंक में अपने खाते में जो भी राशि जमा की जाती है उसे ही जमा राशि कहते हैं। कि कोई भी व्यक्ति जब बैंक में धन राशि जमा करता है तो बैंक उसको ब्याज के रूप में फायदे देता है। जब कोई बैंक जनता से धन स्वीकार कर लेता है तो जनता से स्वीकार किया जो धन होता है वह धन ही जमा राशि के रूप में जाना जाता है। जनता के द्वारा जो प्राप्त पैसा है, धन है, उसे ही जमा राशि कहते हैं। तो फिर ऋण क्या है? तो जब कोई बैंक विभिन्न कार्यों के लिए, जैसे मकान बनाने के लिए, कार खरीदने के लिए, व्यापार प्रारंभ करने के लिए या खेती के लिए लोगों को, जनता को धन उधार देता है, तो जो धन बैंक के द्वारा उधार दिया जाता है उसे हम ऋण कहते हैं। जो बैंक को हम जमा कराते हैं वो जमा राशि है और बैंक जो उधार देते हैं उसे ऋण कहते हैं। फिर क्रेडिट कार्ड क्या होता है? देखिए, ये बैंक के द्वारा जारी किया गया एक कार्ड होता है जो अपनी साख को, व्यक्ति की साख को प्रदर्शित करता है। यह कार्ड होने पर अपने खाते में राशि जमा है या नहीं है तो बैंक हमें एक निश्चित अवधि के लिए कुछ राशि उधार दे देता है और उस राशि को हम बाद में निश्चित अवधि के अंदर बैंक में जमा करवा सकते हैं। तो बैंक द्वारा जारी किया गया एक कार्ड जिसमें धारक को कोई वास्तविक नगद भुगतान के बिना ही वस्तुओं को या सेवाओं को खरीद का विकल्प रहता है। ये कार्ड होने पर हम कहीं से भी कोई वस्तु खरीद सकते हैं, किसी सेवा का बैंक बिल जमा करवाना या अन्य कोई भी कार्य है उसका उपयोग कर सकते हैं, उसे ही क्रेडिट कार्ड कहते हैं। यह एक तरह का अल्पकालीन उधार होता है। बैंक हमें कुछ समय के लिए उधार दे देते हैं और उस उधार राशि को पुनः हमें बैंक में जमा करवाना पड़ता है। यदि इसमें देर हो जाती है तो क्रेडिट कार्ड पर बहुत अधिक पेनल्टी लगती है, इसलिए इसका प्रयोग सावधानी पूर्वक ही करना चाहिए। एक आता है डेबिट कार्ड। आप सभी के पास में एटीएम कार्ड होंगे। बैंक में अपनी जो राशि जमा होती है हम एटीएम मशीन के पास जाते हैं और उससे राशि प्राप्त कर लेते हैं। वो एटीएम कार्ड ही एक तरह का डेबिट कार्ड होता है। देखिए, क्रेडिट कार्ड में तो बैंक में खाते में राशि है या नहीं है तो भी हमें उधार राशि प्राप्त हो जाती है, लेकिन डेबिट कार्ड तभी काम में लिया जा सकता है जब अपने खाते में कुछ राशि होती है। जितनी राशि होती है उतनी ही राशि का हम उपयोग कर सकते हैं। इस पर बैंक द्वारा जारी एक इलेक्ट्रॉनिक कार्ड होता है डेबिट कार्ड, जिसके माध्यम से धनराशि निकालने या सेवाओं की खरीद के लिए कार्ड धारक का अपने बैंक खाते से संपर्क हो जाता है। बैंक खाते से संपर्क हो जाएगा, उसी को हम डेबिट कार्ड कहते हैं। इसके धारक को बैंक शाखा तक जाने की जरूरत नहीं होती, बैंक में नहीं जाना पड़ता। किसी भी एटीएम मशीन से या व्यापारियों के पास एक पीओएस मशीन होती है, पोस्ट मशीन, उससे हम इस कार्ड के द्वारा भुगतान कर सकते हैं। देखिए, एटीएम से या दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से पीओएस मशीन होती है, उसमें हम भुगतान कर सकते हैं। इस कार्ड से भुगतान सीधे ही दुकानदार के खाते में हो जाता है,
चेक आदि की आवश्यकता नहीं होती है। अपने खाते में राशि होनी जरूरी है। क्रेडिट कार्ड में राशि उस समय नहीं हो तो भी कुछ समय के लिए क्रेडिट कार्ड से राशि उधार ली जा सकती है। फिर है एटीएम। एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? ए फॉर ऑटोमेटिक, टी फॉर टेलर और एम फॉर मशीन। ऑटोमेटिक टेलर मशीन, स्वचल टेलर मशीन, स्वचल गणना मशीन, इसको हम कह सकते हैं। तो देखिए, एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक जिसके माध्यम से ग्राहक विभिन्न बैंकिंग सेवाओं का प्रयोग कर सकता है। क्या क्या बैंकिंग सेवाएं हैं? नकदी राशि हम प्राप्त कर सकते हैं, खाते में क्या शेष है उसकी जानकारी हम ले सकते हैं, किसी बिल का भुगतान भी हम कर सकते हैं, राशि को स्थानांतरित भी कर सकते हैं। ये सभी एटीएम के द्वारा किए जाते हैं। इस एटीएम को फुल फॉर्म के रूप में देखें तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन कहते हैं। हिंदी में देखें स्वचल टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन या स्वचल गणना मशीन इसको कह सकते हैं। ये एटीएम 24 घंटे अपनी सेवाएं प्रदान करती हैं। इसका उपयोग करने के लिए ग्राहक को एटीएम में डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड लगाना होता है और उसके बाद कार्ड लगाने के बाद हमें अपनी वैयक्तिक पहचान संख्या, जिसको शॉर्ट में पिन कह देते हैं, पिन की फुल फॉर्म होती है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, वैयक्तिक पहचान संख्या डालनी होती है। जब संख्या सही डाल दी जाती है तो PIN पिन संख्या सही होने पर ही मशीन ग्राहक को लेन देन करने की अनुमति प्रदान करती है। यदि पिन नंबर गलत हो गए तो फिर लेन देन की अनुमति प्रदान प्राप्त नहीं होगी। चेक क्या होता है? तो चेक किसी खाता धारक द्वारा अपने बैंक को दिया गया इस आशय का अनुदेश है कि विनिर्दिष्ट व्यक्ति या चेक धारक को एक निश्चित धनराशि अदा कर दी जाए। बैंक हमें ये चेक देता है, हम चाहे जिस व्यक्ति को चेक काट करके दे सकते हैं और उसके आधार पर बैंक उस व्यक्ति विशेष को या कंपनी विशेष, फर्म विशेष को वो राशि देने के लिए बाध्य होते हैं। ये खाते में राशि का होना आवश्यक है। खाता धारक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि खाते में पर्याप्त राशि होने पर ही चेक जारी करना चाहिए। यदि अपने खाते में राशि नहीं है और हम उससे अधिक राशि का चेक जारी कर देते हैं, अगर चेक बैंक में पहुंच गया तो फिर पेनल्टी के रूप में हमें कुछ राशि भुगतान करनी पड़ेगी। इसलिए कभी भी जमा राशि से अधिक राशि का चेक जारी नहीं करना चाहिए। फिर है RTGS क्या है? R फॉर रियल, T फॉर टाइम, G फॉर ग्रोस और S फॉर सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट RTGS, जिसका हिंदी रूपांतरण देखें तो वास्तविक समय सकल भुगतान भी कह सकते हैं अथवा तत्काल सकल निपटान के नाम से भी इसको हिंदी में पुकारा जाता है। मान लीजिए हमारा एक बैंक में खाता है, हम किसी दूसरे व्यक्ति के खाते में पैसा भिजवाना चाहते हैं, मोबाइल बैंकिंग आदि सेवा नहीं है तो व्यक्ति को बैंक में जाना होगा और बैंक में जाकर के फॉर्म भर के देना होगा कि मेरे खाते से इतनी राशि इस दूसरे खाते में ट्रांसफर कर दी जाए। बैंक उस फॉर्म के आधार पर वो राशि दूसरे खाते में ट्रांसफर कर देते हैं। इसके लिए कम से कम 2 लाख की राशि का ट्रांसफर होना आवश्यक है। 2 लाख की राशि से कम होने पर RTGS नहीं करवाया जा सकता है। तो देखिए क्या है RTGS? यह एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा किसी बैंक में किसी ग्राहक के खाते से अन्य बैंक में किसी ग्राहक के खाते में निधियां अंतरित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक अनुदेश दिए जा सकते हैं कि इस खाते से इस खाते में राशि ट्रांसफर कर दी जाए। इससे विभिन्न शहरों में एक खाते से दूसरे खाते में राशियों को के तत्काल अंतरण की सुविधा प्राप्त हो जाती है। तत्काल वो राशि दूसरे खाते में चली जाती है, लेकिन इसमें न्यूनतम 2 लाख रुपए राशि त्वरित रूप से अंतरित की जाती है। कम से कम 2 लाख रुपए होने जरूरी होते हैं। फिर है नेफ्ट। RTGS से ही मिलता जुलता रूप है नेफ्ट। नेफ्ट की फुल फॉर्म होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, हिंदी में कह सकते हैं राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण, इसमें भी वही चीज होती है
कि हम अपने एक खाते से किसी दूसरे व्यक्ति के खाते में राशि का भुगतान कर सकते हैं। इसमें ज़्यादातर जो फर्म्स होते हैं जिनके चालू खाते होते हैं वो ज़्यादातर इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि उनको एक ही दिन में कई कंपनियों को भुगतान करना पड़ता है। इसमें बैंक है वो एक-एक घंटे के आधार पर नेफ्ट को स्वीकार करते हैं और वो राशि 2 घंटे के भीतर भिजवा सकते हैं। फिर इंटरनेट बैंकिंग क्या है? इंटरनेट बैंकिंग से लोग बैंक शाखा में गए बिना ही इंटरनेट के द्वारा कहीं से भी और किसी भी समय बैंकिंग गतिविधियां कर सकते हैं। दुकान में बैठे बैठे लेन देन हो जाता है। ऑनलाइन लेन देन, खाते की राशि की जानकारी और बिलों का भुगतान किया जा सकता है। ऑनलाइन बैंकिंग को इंटरनेट बैंकिंग के नाम से, वेब बैंकिंग के नाम से, वर्चुअल बैंकिंग के नाम से भी पुकारा जाता है। दुकान पर बैठे बैठे कंप्यूटर का उपयोग करके राशि का स्थानांतरण नेट बैंकिंग कहलाता है। मोबाइल बैंकिंग, आजकल आपने देखा होगा फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ये सभी चीज़ें मोबाइल में आती हैं। इनसे हम राशि का भुगतान कर देते हैं। ये सभी मोबाइल बैंकिंग का हिस्सा हैं। तो मोबाइल फ़ोन के उपयोग से खाता शेषों की निगरानी, धनराशि का अंतरण, ट्रांसफ़र तथा बिलों के भुगतान आदि बैंकिंग गतिविधियां करना ही मोबाइल बैंकिंग कहलाता है। बैंक के पास पंजीकरण करवाकर ग्राहक इस सुविधा को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बैंकिंग से संबंधित कुछ जानकारियां इस वीडियो में हमने प्राप्त की हैं। अगले वीडियो में हम बीमा से संबंधित जानकारियों को लेकर के आएंगे। यदि जानकारियां आपको अच्छी लगी हो तो सभी वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।